हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी ट्यूटोरियल पर। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर में, जहां पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैटर स्टार्ट किया है। और वो मैटर जो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो पदार्थ होते हैं उनकी हमने बात की है। 3 टाइप की प्रॉपर्टी वाले अलग अलग मैटर हमने पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कि आप लोगों को डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में बात करना है। कुछ पॉइंट्स हमने उनके कंपैरिजन में देखे थे और अब हम उसके आगे कंटिन्यूएशन में आज उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद इसी लेक्चर में हम लोग आज हिस्टेरिसिस लूप के बारे में भी बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आप लोग भी सब लोग रेडी हैं? चलिए, तो हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसमें मैंने ये एक चीज ऐड कर दी है, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप देखकर बोलोगे तो बोलेंगे कि सर इसके बारे में हमारी कल बात ऑलरेडी हो चुकी है। हुई है ना? हमने कहा था कि कैसे वो पोल के पास में उसके जो है मटेरियल जो होता है वो पोल से अवे कैसे एक्यूमुलेट होता है या फिर पोल की तरफ। तो आप अगर देखेंगे तो आपको यहां पर देखो एक डायग्राम दिख रहे हैं, आप इसमें ध्यान से देखिए। जो पोल्स बने हुए हैं, इन पोल से अवे यानी कि पोल से दूर एक्यूमुलेशन हुआ है यहां पर। जब आप डायमैग्नेटिक की बात करते हो, किसकी बात करते हो? और डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है? डायमैग्नेटिक मतलब होता है प्रतिचुंबकीय। डायमैग्नेटिक मतलब, और आपके अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय जो होता है यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर जो है प्रॉपरली यहां पर आपके ध्रुवों की तरफ यानी कि पोल्स की साइड जो एक्यूमुलेशन दिखाई देगा, मटेरियल लेवल का होगा मान लो, तो वो जो एक्यूमुलेशन होगा वो किधर की तरफ हो जाएगा? पोल की तरफ हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ये तो हमने कल चर्चा कर ली थी, इस पे ज्यादा इसलिए गौर नहीं करेंगे। बस मुझे कल डायग्राम आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करना था कि आपके पेपर में एक किसी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था। उन्होंने ये वाला डायग्राम दिया और बताओ, उन्होंने पूछा कि बताइए ये किसके लिए सही होगा? एक, दो, दोनों के लिए, दोनों में से किसी के लिए नहीं। तो आप बोलेंगे सर ये पैरा के लिए यानी कि आपका अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, वो बताते हैं कि ये दोनों नॉर्थ और साउथ वाली मैग्नेट है। यहां पर ये जो मटेरियल है, तो ये मटेरियल कौन सा है? तो मटेरियल अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने इन पॉइंट्स के बारे में भी बात की थी। कल जो हम डिस्कस कर रहे थे पूरा डिटेल कर लिया था कि एम क्या होता है, आई क्या होता है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको बता दी थी। अब आपने ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कल जो पढ़ी थी, ये देखिए इसको क्या कहते हैं आप? सॉरी, ये ससेप्टिबिलिटी नहीं है, परमिएबिलिटी। म्यू है ना, ये तो काई नहीं है। काई होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या है? ये म्यू है, परमिएबिलिटी है। तो ये परमिएबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल 1 से कम होगी, मतलब नेगेटिव होती है। अरे बोलिए, नेगेटिव नहीं होती, 1 से कम होती है। मैं नेगेटिव बोल रहा हूं तो आप हाँ बोल रहे हो। देखो ये लिखा है ना, लेस देन 1 मतलब 1 से कम। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक 1 से ज्यादा। और आपका जो फेरोमैग्नेटिक के लिए, उसके लिए ये जो म्यू है वो बहुत ही ज्यादा होता है, 1 से बहुत ज्यादा होता है। तो इतनी बात हमारी हो चुकी है। ये स्लाइड फिर से लेने के पीछे कारण ये है, या इसके पीछे डिस्कशन का मतलब ये है कि हम आगे कुछ पढ़ेंगे और उसको फिर वापस इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए, एक और आना बाकी था। ठीक, फिर आप आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब चलिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। किसकी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को काई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? काई से। ये एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है, ये कुछ काई इस तरीके का बना हुआ है ना। ये बनाते हैं तो ये इस तरीके से बना देते हैं, हम लोग इसको बना रहे तो ऐसे बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं काई या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि चुंबकीय संवेदनशीलता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि कोई पदार्थ यानी कि कोई मैटर या कोई एलिमेंट जो है या कोई सब्सटेंस जो है वो चुंबक की तरफ कितनी आसानी से आकर्षित या चुंबक के कितने अच्छे गुण आसानी से प्रदर्शित कर देगा। जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, आप लोग मुझे आंसर करना अगर आपने कभी ऐसा देखो। आपने कभी इलेक्ट्रीशियन को देखा? इलेक्ट्रीशियन देखा? शक्ल देखने की बात नहीं कर रहा हूं, काम करते हुए देखा उसको? वो कई बार ना कुछ कुछ स्क्रू ओपन करता है और जब बाहर अपना स्क्रू ड्राइवर निकालता है तो स्क्रू ड्राइवर के टिप पर स्क्रू साथ में आता है, आता है। या फिर कहीं होल में उसको स्क्रू वगैरह लगाना होता है तो छोड़ेगा नहीं हाथ से, वो अपने स्क्रू ड्राइवर पर लगाएगा और उसको इंसर्ट करके उसको कर देता। होता है ऐसा? ऐसा क्यों करते? या किसकी वजह से होता है? तो आपको ये बात तो पता चल गया कि सर अगर वो स्क्रू है और वो अगर उस स्क्रू ड्राइवर पर चिपक गया, मतलब कि वो क्या बोलते हैं इसको, पेचकस, उस पर अगर चिपक गया है मतलब कि मैग्नेट होगी कहीं ना कहीं। तो जो जिसको ग्रैब करता है ना हैंडल को, वहां पर होती है मैग्नेट। क्या होती है? वो ग्रीन कलर का या कोई भी, भले ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर रखी होती है मैग्नेट छोटी सी। और फिर नीचे जो रॉड होती है वो होती है आयरन की। तो जो ऊपर मैग्नेट रखी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे पास होती है? आयरन से। और फिर नीचे स्क्रू आयरन का।
तो चिपक जाता ना। और हल्का सा चिपकाना है, ऐसा नहीं कि 2 बुलडोजर लगेंगे उसको अलग करने के लिए। चिपकता कितना है, बहुत आसानी से, छोटा सा, ताकि उसको पकड़ के पुल कर सके या कहीं इंसर्ट कर सके। तो आयरन जैसी जो चीज होती है, यानी कि आयरन वाला जो पदार्थ होता है जिसको हम फेरोमैग्नेट बोलते हैं, उसके अंदर चुंबक के गुण प्रदर्शित करने की या चुंबक की जो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी है, वो बहुत ज्यादा होती है। अगर इस जगह पे उसका जो स्क्रू ड्राइवर है, उसकी जो रॉड है, वो एल्यूमिनियम की बना दी जाए, कॉपर की बना दी जाए या बिस्मथ एंटीमनी की बना दी जाए, तो वो स्क्रू उस पर हैंग या स्टिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमिएबिलिटी या उसकी ससेप्टिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने यहां पर देखना है काई एम, अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, बट आपका जो काई है वो आप बोलोगे कि हमारे डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई की वैल्यू जो है वो स्मॉल और नेगेटिव होती है। पैरामैग्नेट के लिए स्मॉल तो होगी लेकिन पॉजिटिव हो जाएगी, और जो फेरो है उसके लिए पॉजिटिव भी होगी और बहुत बड़ी भी होगी। क्या ये ठीक है? बोलिए, समझ में आया तीनों? अभी मैं एक फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल के बताऊंगा, पर वो पहले डेरिवेशन हल्का सा, फिर उसके बाद। चलिए आगे आइए। फिर देखिए, अब यहां पर एक और चीज आ रही है जिसको हम कहते हैं क्यूरीज लॉ। आपने क्यूरी लॉ का नाम सुना हुआ है? क्यूरी के नियम का नाम सुना है? क्यूरी जो है वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फील्ड में बात की थी, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जब ये बताया था कि कैसे किसी एक मैग्नेट का मैग्नेटिज्म खत्म होता है, तो आपने मुझे 2-3 रीजन बताए थे। एक आपने बोला था गर्म कर दो, एक आपने बोला था पीट दो, और एक आपने बोला था कि पृथ्वी के चुंबक के विपरीत रख दो, तो उसके अंदर चुंबकत्व कई समय के बाद, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता, धीरे धीरे खत्म होता है, एकदम नहीं होता। ये 3 बातें बोली थी आपने। तो उसमें जो गर्म करने वाली बात थी, तो मैंने क्या कहा था कि थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो, या कुछ एक सर्टेन टेम्परेचर तक। तो आपने कहा था एक सर्टेन, एक नियत तापमान चाहिए, उतने तापमान पर अगर आपने पदार्थ को गर्म किया है तो ही उसके अंदर का मैग्नेटिज्म खत्म होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये बात याद आई किसी को या नहीं आई? सभी को याद आ गई है? ये हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो तापमान या दैट टेम्परेचर वेयर अ मैग्नेटिक मटेरियल लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, यानी कि कोई चुंबकीय पदार्थ किसी तापमान पर अपना चुंबकत्व जहां पर खो देता है, वही तापमान कहलाता है क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर? और इसी के लिए क्यूरी ने एक अपना लॉ दिया है जिसको हम कहते हैं क्यूरीज लॉ। क्यूरी लॉ किसके लिए काम करेगा? अब आपने कहा कि जो मैग्नेटिज्म लूज कर दे, यानी कि जो मैग्नेटिज्म खत्म कर दे। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसके खुद के अंदर मैग्नेटिज्म है ही नहीं, तो क्या इसके ऊपर क्यूरी का नियम लागू होगा, पालन करेगा, अप्लाई होगा, फॉलो करेगा, नहीं करेगा? तो पढ़ के देखिए, क्यूरीज लॉ या डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, प्रॉपर्टी डू नॉट चेंजेस सिग्निफिकेंटली विद द टेम्परेचर। तो 2 बातें एक साथ समझ में आती है कि पहली बात तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्यूरी का नियम पालन नहीं होगा, और दूसरा कि तापमान बढ़ाने या घटाने से, स्पेशली बढ़ाने से, इसके ऊपर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर कोई खास फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? समझ गए बात? उसी प्रकार से जब आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल पढ़ोगे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्यूरी का नियम का पालन होगा तो सही, क्योंकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, पर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम शो करता है। तो जो पहले से ही गरीब है उसको क्या गरीब बना लोगे आप? पर पहले से जो करोड़पति है उससे अगर करोड़ रुपए छीन लो, और एक ही करोड़पति था, तो वो गरीब बनेगा ना। पर जो लखपति है उससे 2000 रुपए तुमने और छीन लिए या 5000 रुपए छीन लिए, तो वो लगभग समझेगा कि मैं अभी भी लखपति हूं। तो ये वो लखपति वाली मामला है और एक करोड़पति वाला मामला है। लखपति को लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, कुछ तो गया, लेकिन ठीक है थोड़ा ही गया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ओबेज क्यूरीज लॉ, पहली बात तो फॉलो होगा, दूसरा लिखा है लूज लॉस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विथ रेज इन द टेम्परेचर। क्यूरी का नियम का पालन भी होगा, लेकिन और साथ में क्या होगा, टेम्परेचर के साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम भी होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट आंसर नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0 हो गया। क्लियर है? बट जब आप फेरो में आओगे तो फेरो में आप देखोगे कि इट ओबेज द क्यूरीज लॉ, मतलब क्यूरी के नियम का पालन करेगा, और लिखा है अबव क्यूरी पॉइंट दे लॉस फेरोमैग्नेटिज्म एंड बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि अगर आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्यूरी पॉइंट से ज्यादा गर्म कर दिया, कितना गर्म कर दिया, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? पैरामैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म था और इसके अंदर वीक मैग्नेटिज्म था। तो लगभग इसका सारा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है और वो कैसा बिहेव करने लग जाता है? वीक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, पैरामैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है क्या? या तो आप बोल दीजिए कि बिल्कुल 0 हो जाए, या तो आप बोल दीजिए कि उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, या बोल दीजिए कि वो फेरो से किधर पलट गया। क्लियर? कौन हो समस्या? पक्की बात? बढ़े आगे यहां से, चलिएगा
आ गया ये। तो जिसके बारे में आप बोल रहे हो क्यूरी, क्यूरी उनका एक लॉ भी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्यूरी आए और उन्होंने बोला कि भाई साहब किसी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, क्या होती है, मतलब चुंबकीय संवेदनशीलता जो अभी हमने देखी थी, वो टेम्परेचर के साथ में व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप देखेंगे आपको मिलेगा ससेप्टिबिलिटी काई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए काई लिखा होगा तो ससेप्टिबिलिटी, एम लिख दिया मतलब मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी या प्रोपोर्शनल टू 1/T। अरे बात समझो बात को, ये 1/T लिखा है प्रोपोर्शनल और T लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो ये यहां से एक आपका प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट इज C। तो क्या हो गया, काई एम यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज C/T। टेम्परेचर रेज करेगा तो काई एम डिक्रीज करेगा, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आपने उसको गर्म करना शुरू कर दिया है, उसकी संवेदनशीलता यानी कि ससेप्टिबिलिटी धीरे 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 कम होती जा रही है और क्यूरी पॉइंट पर आकर वो किसकी तरह बिहेव कर लेगा, सीधा सीधा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है। अब आपको यहां पर मैंने कुछ वैल्यू देखो, ये पढ़ लीजिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल वेरीज इनवर्सली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर? आप लोग केमिस्ट्री में बहुत यूज करोगे, फिजिक्स में नहीं। बताओ एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? परम ताप। हाँ, हिंदी में परम ताप बोलते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा, ये तो हिंदी हो गई। आप मुझे बताओ मीनिंग क्या होता है? भाई साहब केल्विन वाला जो ताप होता है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या कर रहे हो? केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं? परम ताप बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस वाला नहीं बोला जाता। आप जनरली जब पीवी इक्वल्स टू एमआरटी पढ़ते हो तो टी छोटा लिखते हो या बड़ा? छोटा क्यों नहीं? छोटा भी तो टेम्परेचर होता है। मना कहा है क्या किसी ने आपको लिखने को? तो छोटा टेम्परेचर सीजीएस में लिखा जाता है, डिग्री सेल्सियस के लिए लिखा जाता है। अगर कैपिटल टी लिखा है मतलब आंख बंद करके वहां केल्विन ही लगेगा। तो जब आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिखते हो तो पीछे टी किसका आएगा? केल्विन का आएगा, और उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस फॉर्मूले में भी देखो क्यूरी के लॉ में आपको टी छोटा दिख रहा है या बड़ा? बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है। कौन सा लेना है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई समस्या इस बात से? पक्की बात। और नीचे आपके सामने 3 क्यूरी टेम्परेचर लिखे हैं। किस किस के लिखे हैं पढ़िए। आयरन दिख रहा है, कोबाल्ट दिख रहा है, निकेल, और कल क्या आपको याद है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यही पढ़े थे अपन ने। कल हम इन्हीं की बात कर रहे थे कि यही होते हैं जिनका परमानेंट मैग्नेट बनती है, यही वो होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, यही होते हैं जिनके अंदर चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करने की प्रॉपर्टीज या गुण बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो भाई आप लोग किसका मैग्नेटिज्म खत्म करोगे? जो चुंबकत्व शो करेगा उसके या नहीं करेगा उसके? जो शो करेगा। तो हम तीनों आंसर किसके याद रखेंगे? आयरन, निकल और कोबाल्ट। पढ़ो और टेम्परेचर याद कर लो। यानी कि अगर आपने आयरन को 1000 डिग्री सेल्सियस केल्विन के आसपास गर्म किया, या 700 सवा 700 के आसपास, या 750 के डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म किया, तो उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। अरे बोलो, 675 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 725 डिग्री सेल्सियस या 1000 केल्विन बराबर होते हैं लगभग 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 लगभग। अरे 273 जोड़ना रहता है। कोबाल्ट को देखो 1400 केल्विन पर जाकर, किस पर जाकर? और जो आपका निकल है वो 600 केल्विन लगभग लगभग। याद रहेगा, आयरन के लिए 1000 केल्विन, निकल के लिए और कोबाल्ट के लिए 1400 केल्विन में है सारे आंसर। एब्सोल्यूट बोला था तो हमने भी एब्सोल्यूट में लिखा है। दूसरी बात, कभी अगर ग्राफ बनाने को आ जाए, क्या आ जाए? तो देखिए ये तो बहुत बेसिक सा ग्राफ हो गया। अगर आपको कोई ग्राफ बनाने को बोल भी रहा है तो आपको क्या बोल रहा है वो कि भाई एक ग्राफ बनाइए बिटवीन किस किस के? तापमान यानी टेम्परेचर वर्सेस क्या? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्योंकि अगर आप ये ग्राफ ये देखोगे आपका यहां पर, तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, यहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और इधर तापमान है, उन्हीं के बीच में रिलेशन है और इनवर्स रिलेशन है। कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन होगा तो क्या हो जाएगा? ग्राफ डिक्रीजिंग टाइप का, या एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा वाला, मतलब ये ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, बोलिए। ठीक है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ। और ये फॉर्मूला, ये क्यूरीज कांस्टेंट जो है वो ये काई बराबर C/T जो होता है, यहीं से लिखा हुआ, काई एम लिखो या काई लिखो, बात एक ही है। क्यूरी लॉ समझ में आया? क्या बोलता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है किसी चुंबक की चुंबकशीलता है, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता। चलिए अब इतना ठीक है। तो
अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। पूरा क्लियर हो गया आपको सारे सारे पॉइंट्स? चलिए, तो प्रियंका खड़ी हो और कल अपने जो एग्जाम्पल थे वो बताओ, देख के नहीं बताना है। कितने साल लगेंगे? जल्दी बोलो, एंटी मनी सही है, आगे बोलो। 20 में तो और आप लोगों को याद होगा, मेरे को तो लगता याद है ना। क्या बहन, बहुत बढ़िया। हाँ, सही बोल रही है वो पूरा। क्या बोली तुम? क्वार्ट्स? अच्छा हाँ, फिर और पानी वानी लेना है, पानी, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन। मैंने ऐसे ही याद किया था हमने। तुम नहीं थी क्लास में तो ये फुसफुसा क्यों रही हो? हाँ, और ये क्या बोल रही हो? एल्कोहल भी था? अच्छा, फाइल कहाँ है? कॉपी कहाँ है? मोबाइल में क्यों देखना पड़ रहा है? कॉपी कहाँ है? नोट्स कहाँ है? बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को करना ही नहीं है कुछ। बोलो, बैठे बैठे ही बोल, बैठ जाओ, बैठे बैठे ही बोल दो। हाइड्रोजन किस में आएगा? प्रियंका में या रौनक में? प्रियंका में। हाँ बोलो। रेडियो एक्टिव है? तुम एफ बोली हो एस? ठीक है, ठीक हो गया। ऐसे याद रखोगे ना कुछ कुछ पॉइंट जो कि अक्सर पेपर में आ रहा है, उसको रिवाइज कर लो, जल्दी रिवाइज करो, क्योंकि वो आना ही है। और आपको ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है सर, हम रिवाइज नहीं करेंगे, तो पेपर तो देना है कि नहीं देना है? तो उस दिन जब सामने आ जाएगा तो डिफिकल्ट हो या आसान, पेपर में क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और किस्मत से अगर नेगेटिव नहीं रही तो तुक्का भी मारना ही पड़ेगा। तो काहे तुक्का मारे, थोड़ा सा दिमाग को जोर अभी डाल लेते, अभी पढ़ लेते। डिफिकल्ट लगेगा 4 बार पढ़ेंगे, और डिफिकल्ट लगेगा 6 बार पढ़ेंगे। फिजिक्स बेकार लगती और पढ़ेंगे। भाई मेरे को नहीं आती, बाकी सबको आती फिजिक्स, तो मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लू ना। मेरे को और कुछ अच्छा आता होगा, ये बात तो तय है कि जिसको एक सब्जेक्ट नहीं आता उसको दूसरे सब्जेक्ट पे पकड़ ठीक ठाक होती है, और जिसकी दूसरे सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है उसको थोड़ा ये थोड़ा वो, तो थोड़े थोड़े वाले भी होते हैं बच्चे की, थोड़ा ये भी अच्छा आता है, थोड़ा वो भी ठीक लगता है, थोड़ा वो भी ठीक लगता है। बट जिसका एक सब्जेक्ट वीक होता है दूसरा और एक स्ट्रांग होता है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कम कर दो, और जो वीक लग रहा है उसको बढ़ाओ आगे, उस पर मार्क्स गेन करने की कोशिश करो। चलो, तो अब हम बात करने वाले हिस्टेरिसिस लूप की। किसकी? हिस्टेरिसिस लूप का एक नाम और दिया जाता है जो कि मैग्नेटाइजेशन लूप कहलाता है। ये आपको लूप दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे देखो, लूप दिखाई दे रहा है। अजीब सा डॉल्फिन टाइप का लूप है। ये लूप मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा, पर पहले मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, अब मैं इसको बनाने जा रहा हूं। इसकी 2-3 कंडीशन है, इस लूप की 2-3 कंडीशन है, वो मैं बता देता हूं। पहला तो ये कि जो हिस्टेरिसिस लूप होता है वो केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बनता है। पहली कंडीशन क्या है? हाँ, हिस्टेरिसिस लूप कभी भी किसी दूसरे मटेरियल के लिए नहीं बनेगा, ना पैरा के लिए बनेगा, ना ही डाई के लिए बनेगा। तो हमने कहा कि नोट पॉइंट क्या बोलेंगे? दिस लूप, पहली कंडीशन है ना, इज ओनली फॉर्म लिख देता हूं मैं, फॉर फेरोमैग्नेटिक, है ना? हो गया? हिंदी में लिखूं क्या? यह केवल किसके लिए होगा? बनाया जाता है, ठीक है। पहली बात। दूसरा एक और पॉइंट है यहां पर जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसको हम बोलते हैं आई वर्सेस एच कर्व। क्या बोलते हैं?
इसको आप एक पहला मान लो और दूसरा इसको मान लो। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर दिखाई दिया ये क्या लिखा है, एच लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ। और वाई एक्सिस पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आई वर्सेस एच कर। अब मैं बना के बताऊंगा, उसके पहले आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं, तो जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए ये मेरे पास एक मैग्नेट है। क्या है ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मैं इसको मैग्नेटाइज करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कौन सा मटेरियल हो गया, ये वाला पदार्थ हो गया लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब मैं इसके ऊपर बाह्य रूप से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना चाहता हूं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाऊंगा। लगाऊं, तो मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया इसके ऊपर, और वो कुछ इस प्रकार से लगा। देखना, इसको कह रहा हूं जो मैंने एक्सटर्नल लगाया, या आप इसको कह लीजिए बी एक्सटर्नल, या फिर आप इसको कह लीजिए एच। क्या कह लीजिए, एच। एच मतलब समझ गए होंगे अब आप बात, बोलिए। एच मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करने वाले। तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर ग्राफ भी बनाऊंगा साथ में। वो जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, वो मैं यहां पर आपको एक बार बनाकर बता दूंगा, ठीक है। चलिएगा, यहां पर हमने लिया H और यहां पर हमने लिया I, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने इस डायरेक्शन में H लगाया। क्या लगाया, इस डायरेक्शन में मैंने H लगाया, और जब मैंने इसमें H लगाया तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे इसके, वो कुछ रैंडम जमे हुए थे, मतलब इधर ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए कल वाली स्थिति, ऐसे जमे हुए थे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे मेरा H बढ़ेगा, यानी कि मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता हूं, वैसे वैसे इसके अंदर क्या आने लगेगा, मॉलिक्यूल अरेंज होने लग जाएंगे। जब आप इसमें H बढ़ाएंगे धीरे धीरे, पहले आपने जीरो रखा H, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने इसको जीरो से शुरुआत की। कहां से शुरुआत की, जीरो से। अब आपने H की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट कर दी। किसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं आप, H की वैल्यू बढ़ा रहे हो। H की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब उसने सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को सीधा किया। मॉलिक्यूल को सीधा कैसे करेगा, ऐसे करेगा कि इसके ऊपर नॉर्थ पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इस पर तो आके ये ऐसा था तो ये ऐसा हैंग हो जाएगा, हो गया। तो देखो, जब ये ऐसा था, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसे होंगे करके आंसर इसका एम नेट जीरो बना रहा था। पर अगर धीरे धीरे सब ऐसे अलाइन होने लगेंगे तो उसका एम नेट आने लग जाएगा ना। एम नेट कल समझाया था मैंने आपको। तो हम अगर H बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, H बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे इसके जो मॉलिक्यूल है जो रेंडमली अरेंज्ड है वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे। क्लियर। तो जैसे जैसे H बढ़ेगा, क्या इसका एम नेट बढ़ेगा, और अगर एम नेट बढ़ेगा तो क्या आई भी बढ़ेगा, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या था, एम नेट बाई वी। ठीक, तो हमने कहा कि H बढ़ाने से आई, H बढ़ाने से एम नेट, और एम नेट बढ़ाने से आई बढ़ेगा। और आई का मतलब क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकत्व की तीव्रता। यानी कि अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कितनी इंटेंसिटी आ जाएगी, कितनी चुंबकत्व आ जाएगा, कितना मैग्नेटिज्म आ जाएगा। आई क्या दिखाता, यही दिखाता भाई, आई ज्यादा है मतलब मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है, आई कम है मतलब मैग्नेट वीक है, कमजोर है। ठीक है ये बात। तो हमने कहा कि यहां से जैसे जैसे H बढ़ता गया, हमारा एक प्रैक्टिकल ग्राफ बना, और हमने इसको कुछ ऐसे देखा। ठीक है, हमने इसको जो बनाया है वो कुछ इस प्रकार से बनाया कि जब हम शुरुआत करते हैं तो जीरो से शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत करते हैं, जीरो से, मतलब H जीरो तो I भी जीरो कर दिया, H जीरो तो I भी जीरो, दिखाई दिया आपको, बोलिए। H जीरो तो I भी जीरो, और जैसे ही आपने H बढ़ाना शुरू किया I भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया, बढ़ा। अब एक स्थिति आती है कि आप मान लीजिए कि यहां पर पूरे 10 करोड़ मॉलिक्यूल्स थे, इस मटेरियल के अंदर कितने मॉलिक्यूल मान लेते हैं, 10 करोड़। तो जब आपने H की वैल्यू जीरो रखी होगी तो 10 करोड़ रैंडम फैले हुए थे जिसका आंसर जीरो आ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने H बढ़ाना शुरू किया, उस 10 करोड़ में से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़, आप H बढ़ाते जा रहे हो, और साथ में क्या बढ़ते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल अरेंज होते जा रहे हैं। एक स्थिति आएगी जब 10 करोड़ की 10 करोड़ मॉलिक्यूल अरेंज हो जाएंगे एक लाइन में, एक ही दिशा में अरेंज हो जाएंगे। अब अगर आप H और बढ़ाने की कोशिश भी करोगे तो मुझे बताइए क्या कभी आप और मॉलिक्यूल को अरेंज कर पाओगे,
कभी भी नहीं कर सकते। यस और नो? मतलब एक स्थिति आएगी सेचुरेशन, संतृप्तता वाली स्थिति। सेचुरेशन समझते हैं ना, कि पानी के घोल में शक्कर और नहीं घुलेगी, अब चाहे जो कर लो आप, शक्कर घुल ही नहीं सकती। वैसी वाली स्थिति है कि आप अगर H बढ़ा भी दोगे यहां पर, तब भी आपके और मॉलिक्यूल ज्यादा अरेंज नहीं हो सकते हैं। दैट पोजीशन या दैट कंडीशन इज सेचुरेशन कंडीशन, और वो सेचुरेशन कंडीशन यहां पर आ गई। क्या ये बात समझ में आई? आपने H बढ़ाया था, आपने H बढ़ाया था तो I बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, पर सेचुरेशन की कंडीशन आ गई। अब शर्मिली दीदी इधर देखो, अब होगा क्या, हम चाहते हैं कि अगर जैसे मुझे मैग्नेट बनाना है, क्या बनाना है, तो मैंने आयरन, निकल, कोबाल्ट कुछ लिया हुआ था, मैंने उस पर क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब मैं हमेशा थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखूंगा, भाई मैग्नेट बन जाएगी तो मैं तो निकाल लूंगा ना उसको, आयरन को वहां से। तो मैंने एक काम किया, मैंने इस H को हटा दिया। क्या करा, H को हटा दिया, मतलब H की वैल्यू फिर से कितनी कर दी, 0। यानी कि धीरे, मैं ऐसे नहीं करता हूं कि पहले बटन चालू किया था और H बहुत ज्यादा था और अब एकदम बिल्कुल बटन, मैं H धीरे धीरे रिमूव करता हूं। यानी कि जो मैंने 1 2 3 4 H की वैल्यू जो भी हो टेस्ला में 1 2 टेस्ला में आएगी, किस में आएगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में आता है, टेस्ला में। 1 2 3 4 5 6 करके 10 तक गया था, तो मैं वापस 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करूंगा और 0 करूंगा। तो मैं क्या देखता हूं कि ये जो मेरा ग्राफ बना था, प्रैक्टिकली जब मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा था मेरे इसके लिए, यानी कि मैं जब अपने पदार्थ के अंदर आई चेक कर रहा था, तो मुझे ये पता चला कि ये जो ग्राफ है वो यहां आ जाता है। ठीक है, क्या कहां आ जाता है, कुछ समय कुछ पीछे आ जाता है, कहां आ जाता है, ठीक है, ये कंडीशन सेचुरेशन की थी, उससे पीछे आ गया। अब देखिए जरा, इस पॉइंट पर H की वैल्यू कितनी हो गई, 0। H यहां पर कितना था, 0, तो इस पॉइंट पर H की वैल्यू कितनी आ गई, 0। लेकिन इस पॉइंट पर आपको यहां पर कोई I नजर आ रहा है क्या, यानी कि जो पदार्थ को मैंने मैग्नेटाइज किया था, यानी कि जिसको मैं चुंबकित करना चाहता था, उसके अंदर इतना मैग्नेटिज्म स्टोर रह गया। आप समझ पाए, इतना मैग्नेटिज्म उसके अंदर रह गया, जबकि आपने वो बाहर वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया है। कोई समस्या यहां तक, पक्की बात। अब आगे क्या होगा, अब मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा ऐसे ट्रायल कर रहा हूं कि अब मैं ये जो H मैंने राइटवर्ड डायरेक्शन में लगाया था, इस H को मैं वापस से इधर की, मतलब वहां से हटा दीजिए, वहां से हटा के किधर लगा दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए। किधर लगा दीजिए, ये लीजिए। अब H किधर लगा दिया आपने, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, दिखाई दिया आपको। जब आप H अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो ऐसा नहीं कि 10 टेस्ला एक साथ लगा देने का है, आपको लगाना है 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला। फिर हम क्या करते जाएंगे, आई चेक करते जाएंगे। क्या चेक करेंगे, किसके अंदर, वो जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर। जब आप इसके अंदर आई चेक करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि सर ये जो ग्राफ था ना यहां पर आके रुका था, जब आप H इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, आप इधर जाना मतलब H अपोजिट जाना, इधर जाना मतलब आपने देखा था कि मैंने इधर बनाया तो उधर ग्राफ बनाया, इधर बनाया तो इधर ग्राफ चलेगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे ये कुछ इस प्रकार से मिला, ये यहां तक आ गया। अब इसका क्या मतलब है, जरा देखना ध्यान से। इसका मतलब है कि I 0 हो गया। भाई y एक्सिस पे कितना है, 0, y कहां है इसमें बताओ, तो I क्या हो गया, I हो गया 0। I 0 मतलब मैग्नेटिज्म 0। I 0 मतलब क्या, मतलब इस पदार्थ के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं वो वापस से रेंडम जम गए। बोलिए, पहले तो हमने सीधा इस डायरेक्शन में जमा दिए थे सब के सब, अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो वो ऐसे बिखरे होंगे, ऐसे ऐसे कुछ होते होते अब उनका मैग्नेटिज्म कितना हो गया, 0 हो गया है। क्लियर, तो एक आपको यहां पर चीज दिखाई देगी, मैं आगे चल के बता रहा हूं ये क्या होता है। ठीक, पर आप नहीं माने, आपने 2 टेस्ला लगाया था तब आंसर 0 हुआ, आपको और लगाना है तो आप क्या करोगे, फिर से और ज्यादा रिटर्न डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में टेस्ला यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लगाते जाओगे तो आप कहीं पर पहुंच जाओगे, यहां पर पहुंच गए। और जब आप यहां पहुंचोगे तो फिर से ऐसी स्थिति आएगी कि 10 करोड़ मॉलिक्यूल अब इधर की डायरेक्शन में अरेंज हो चुके हैं। किसी को कोई परेशानी, जो आपने सारे मॉलिक्यूल उस डायरेक्शन में अरेंज किए थे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उधर चल रहा था, अब सारे मॉलिक्यूल जो अरेंज होंगे वो किधर अरेंज हो जाएंगे, जिस डायरेक्शन में अब H चल रहा है, और वो चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन। और 10 करोड़ मॉलिक्यूल अरेंज होने के बाद क्या और कैपेसिटी बची है क्या मटेरियल के पास, नहीं। इसका मतलब फिर से आपको अपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेशन मिल जाएगा। मिल गया, पक्की बात। फिर आप क्या करोगे, आप फिर से I
H0 करोगे। क्या करोगे? H0 करोगे। आप चाहते हो कि बस मेरा मटेरियल निकल जाए यहां से और ये H0 हो जाए, तो जब आप H0 करोगे तो ये ग्राफ यहां पहुंच जाएगा। देखो H0 हो चुका है, H0 हो गया है, लेकिन Y में कुछ वैल्यू बच गई, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होकर बचा है वो, मतलब विपरीत दिशा में अभी भी उसके अंदर चुंबकत्व है। ठीक, अब आप एक काम करिए, फिर से उसको इधर वाली डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करने की कोशिश करिए, मतलब ये हटाइए यहां से और साथ में वापस से इधर लगा दीजिए। लग गया? और जब इधर लगेगा तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा और ये कहां पहुंचेगा? आखिरी में वहीं पहुंचना है, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा मॉलिक्यूल अरेंज नहीं हो सकते, और ये जो डॉल्फिन दिखती है ये बनती है। ये हिस्टेरिसिस लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, समझ में आया? चलो अब एक काम करते हैं, हमारे पास पूरा ग्राफ, मतलब हमारे पास पूरे डायग्राम में यहाँ बना हुआ है, ये बना है, ये बना है, सब कुछ बना है। ठीक है, पीछे वाले बच्चे ये ABCDEF लिखा हुआ दिखाई दे रहा? बारीक बारीक दिख रहा है क्या? मैं फिर से लिखूंगा, हालांकि नहीं दिख रहा। किसको नहीं दिख रहा? तुमसे पीछे भी दिखाई दे रहा है, पता है, तुम्हें ही दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं लिखूंगा, वैसे भी मैं बोल चुका था, कोई बात। ये क्या थे, नाम पता थे क्या? ये था ए, अब तो दिख रहा है गुड्डू भैया? ए ऐसा ही था ना? गलत मत बताना, क्योंकि मेरे को नीचे इसका काम है। ठीक है, और इसको हम ओ मान लेते हैं, जहां से हमने शुरुआत की। बोलूं, करूं स्टार्ट? पहले तो आप लोग चाहे इस ग्राफ को देखो या आप इसमें से किसी ग्राफ को देख लो, पहले इसको देख लो। ये देखो ओ से ए दिखाई दे रहा है आपको? ये हम पहली बार गए थे ओ से ए, अंदर ब्लू कलर वाला। फिर हमने क्या करा था? एच को बंद करने की या एच को खत्म करने की कोशिश किए थे, तो इधर आए थे ए से बी, H0 हो चुका था, लेकिन बी से लगाकर ओ के बीच में उसके अंदर आई स्टोर रह गया था। बोलो हाँ या ना? ये जो ओ बी आपको दिखाई दिया है, ये जो ओ बी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये उसके अंदर जो स्टोर हो गया था वो था, इसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। इसको क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। ये रिटेंटिविटी लिखा हुआ है, कहां से कहां तक? तो ओ से बी तक। ओ से लगाकर बी तक जो है वो क्या कहलाती है? रिटेंटिविटी। देखो स्पेलिंग में रिटेन स्पेलिंग नहीं लिखी, RETAIN नहीं लिखा है, स्पेलिंग है RETENTIVTI, जो भी स्पेलिंग है ना। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी चुंबक बच गई है, और इसको हिंदी में बोला जाता है धारणशीलता। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, अरे बोलिए, उसने कितना चुंबक अपने अंदर धारण कर लिया। ठीक है बहन, है ना? रिटेंटिविटी मतलब उसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म बच गया है। H0 करने पर भी मैग्नेटिज्म बचा, वो बोल रहा है 0 से B तक या O से B तक। अब आपने H अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू किया था, अगर H अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो B से C तक आओगे। कहां तक आओगे? B से C तक आओगे, तो आपको जरा O से C तक कुछ दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज कोर्सिविटी। क्या कहते हैं इसको? ये देखो O से C जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोर्सिविटी। इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, शिथिलता। इसके दो नाम है, एक तो ये धारणशीलता और दूसरा नाम एक अजीब सा दिखेगा। क्या दिख रहा है? निग्राहिता। इसको बोलते हैं निग्राहिता। क्या कहते हैं इसको? अब ध्यान से सुनना, निग्राहिता क्या है या कोर्सिविटी क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, आप बी तक तो तब आए थे जब H0 हो चुका था, लेकिन आपने H उल्टा करा, आपने H अपोजिट लगाया। आप H अपोजिट लगाते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म था वो खत्म हुआ ना भाई। इतना मैग्नेटिज्म बच गया था, धारणशीलता जितना, किसके बराबर? रिटेंटिविटी बराबर बच गया था। अब अगर मैं H को अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा था, तो मैंने 1 टेस्ला लगाया, 2 टेस्ला लगाया, जैसे ही मैंने 2 टेस्ला लगाया उसके अंदर I0 हो गया। मतलब कि 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए किसी चुंबक के अंदर जो चुंबकशीलता है या धारणशीलता है उसको खत्म करने के लिए, और ये 2 टेस्ला ही कहलाता है निग्राहिता या कोर्सिविटी। द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट और डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल इज नोन एज कोर्सिविटी। समझ में आया आपको?
कितना अमाउंट चाहिएगा कि वो जो धारणशीलता आ गई उसको खत्म कर दो वापस। फिर हम क्या करते हैं, उसी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, और किस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, सेचुरेशन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग पहुंच तो जाते हैं किसमें, हम लोग सेचुरेशन मतलब अभी बोला था मैंने वर्ड, संतृप्तता। विपरीत दिशा में क्या बोलेंगे इसको, ठीक है क्या, विपरीत दिशा में। यहां वाला सेचुरेशन कैसा है, ये वही जो हमने डायरेक्शन बनाई थी उसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये वाला कौन सा हो गया, विपरीत दिशा में। जब आप इधर जाओगे तो ई पर पहुंचोगे, एच फिर जीरो हो गया, फिर आप इसको हटाने के लिए एफ पर पहुंचोगे, फिर आपका आई जीरो हो जाएगा, और फिर वापस वही वाली कंडीशन बन जाएगी। ये बन जाएगा आपका लूप। कौन सा लूप, इसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। क्या कहते हैं, ठीक है, कोई समस्या किसी को, समझ में आ गया। अब इसका क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या सुनना चाहते हो, क्वेश्चन सुनना। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में ये आएगा जो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। मैं 5-6 क्वेश्चन एक साथ बोल दूंगा, उसके बाद दुनियादारी सारी आपके पास है। ये रही, सब लिख दिया है मैंने कि आप चुंबकीय तीव्रता आई प्रारंभ में एच बढ़ने पर ओ से ए तक बढ़ती है ना, सही लिखा है, और बिंदु ए पर संतृप्ति प्राप्त तो कर लेती है। हाँ वही तो लिखा था। फिर देखो एच को कम करने पर आई भी कम होता है, परंतु एच बराबर 0 होने पर भी आई शून्य। ये पूरा थ्योरी में आपको यहां पर मिल जाएगा, फाइल में मिल जाएगा। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जिसको ओ भी आप बोलते हैं, रिटेंटिविटी, क्या कहते हैं, ये रिटेंटिविटी, ये रिटेंटिविटी, समझ गए ना। उसने बोला ना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कि आपने एच 0 कर दिया, उसके बाद भी उसमें कितना अपशिष्ट बच गया, ओ से बी तक बचा। कितना बचा, ओ से बी तक। द मैग्नेटिज्म रिटेन व्हेन एच इक्वल्स टू 0। फिर और आगे बढ़ोगे तो आपको सब मिलेगा। टू डिटरमाइन कंप्लीटली एन अपोजिट फोर्स इज अप्लाई, द फोर्स ओ सी क्या कहलाता है, कोर्सिविटी, कि कितने फोर्स लगाने पर उसको हम हटा सकते हैं, वो कोर्सिविटी कहलाया था। फिर उसके बाद अब देखो आफ्टर सेचुरेशन एट डी, सेचुरेशन वो जो नीचे आया था सेचुरेशन, ये वाला डी है ना, आफ्टर ये सेचुरेशन यही आता ना, एक ए पे आता एक डी पर आता। आफ्टर सेचुरेशन डी रिवर्सिंग दी फोर्स, मतलब जो इधर लग रहा था अब उसको उधर लगा दो, कर्व बैक टू ए पॉइंट, मतलब फाइनल की बात कर ली है, एंड कंप्लीटिंग वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। क्लोज्ड कर्व ए बी सी डी ई एफ ए जो है क्या कहलाता है, हिस्टेरिसिस लूप कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हिस्टेरिसिस लूप कहलाता है। ठीक है, कोई समस्या किसी को, पक्का हिस्टेरिसिस लूप हो गया। अब इसके आपके सामने जो है ये देखो कुछ पॉइंट्स हैं, हम इनके बारे में भी बात करेंगे अभी। सबसे पहला आपको एक पॉइंट दिखाई देगा विच इज एनर्जी लॉस, यानी कि ऊर्जा की हानि। एक बच्चा है, उसने प्रैक्टिकल करना शुरू किया, करंट फ्लो करवा के उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा, बोलो हाँ या ना। वो कल लूप वाली बात याद है, एक लूप में करंट फ्लो करवाते तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके अंदर उसने रखा होगा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फिर उसको चुंबकित किया होगा, फिर वो करंट 0 करा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो गया होगा। मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0, और उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बच गया। फिर उसने करंट दूसरी तरफ से भेज दिया अपोजिट डायरेक्शन से, पहले इधर से इधर जा रहा था, अब उधर से इधर आएगा, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो पहले वो 0 पे आएगी, मतलब उसके अंदर का जो रिटेंटिविटी थी वो 0 होगी। तो पहले से जो 0 पे था उसको अब वापस 0 पे लाने पे आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा ना, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो रही ना। फिर आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हो डी पर, संतृप्त स्थिति यानी सैचुरेशन कंडीशन पर। डी से वापस अगर आप पॉजिटिव लगाते हो तो वापस पहुंचता कहां पे, अल्टीमेटली ए पर। तो यार इतनी माथाफोड़ी करने के बाद भी हम पहले भी ए पर पहुंचे, वो बाद में भी ए पर पहुंचे, तो जो हमने पहले इस डायरेक्शन में एनर्जी लगाई, फिर इस डायरेक्शन में एनर्जी लगाई, फिर इस डायरेक्शन में एनर्जी लगाई, सारी एनर्जी का लॉस हो गया और हम कहां पर पहुंचे, अल्टीमेटली ए पर पहुंचे। हाँ या ना, पहले ए पर पहुंच गए थे, फिर घुमा फिरा के वापस कहां पे पहुंचे, ए पर। तो जो हमने एनर्जी लगाई है उसका कैलकुलेशन हम करते हैं जो आपका जो कर्व बना है उसके अंदर का एरिया निकाल कर। अगर आपका हिस्टेरिसिस लूप का कर्व के अंदर का एरिया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं ग्रीन कर रहा था, जरा इसको देखो आप, इसको हमने ग्रीन किया था ना, ये वाला, ये जो ग्रीन, इसको अगर आप निकाल लेते हो, ग्रीन कलर का जो एरिया आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो आपको एक्चुअल में ऊर्जा की कितनी हानि हुई वो पता चल जाएगी। क्या पता चलेगी, एनर्जी लॉस पता चलेगा। क्लियर, अब सुनना ध्यान से, देखो मैं आपको यहां पर एक चीज समझा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से और प्यार से समझना, और फिर उसके बाद अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, ठीक।
क्योंकि अब ये हिस्टेरिसिस वाला मामला खत्म हो चुका है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ नहीं पूछेगा, मतलब नहीं, जो पूछेगा वो मैं बता रहा हूँ, समझाने की दृष्टि से मैंने आपको चीजें बता दी। बोलो, तुम लोगों को बार बार पूछना पड़ता है। इसको नहीं डिलीट करूं चलेगा? हाँ भी नहीं बोल रहे। सुनना, देखो मेरे पास, मैं बहुत रफ में बना रहा हूं, मेरे पास यहां पर दो कर्व है, एक कर्व बनाइए और एक कर्व बनाइए। ये ठीक नहीं बना पर ठीक है, ये भी ठीक, दोनों डॉल्फिन दिख रही, ठीक, डॉल्फिन दिख रही है। कर्व नंबर ए और कर्व नंबर बी, आप बताइए एनर्जी का लॉस किस में ज्यादा? बिना सोचे समझे हम लोग इसका एरिया देखेंगे और आंसर कर देंगे। हम कहेंगे एनर्जी लॉस जो है, एनर्जी जो लॉस होगी वो क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी, और यहां पर जो है एनर्जी का लॉस, यहां पर ऊर्जा की जो हानि होगी वो कम होगी। मैं एक जगह हिंदी लिखा हूं, एक जगह इंग्लिश, आप समझ गए क्या? दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि आप मुझे रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी के बारे में बताइए, किसके बारे में? तो जरा ध्यान से देखें, ये क्या रिटेंटिविटी होगी, मतलब कि कितनी धारणशीलता है, और ये क्या हो जाएगा, तो ये कोर्सिविटी हो जाएगी, यानी कि कितनी निग्राहिता है। और सेकंड वाले केस में देखेंगे तो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी। आपका ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है उसमें रिटेंटिविटी भी ज्यादा है और कोर्सिविटी भी ज्यादा है, और इसमें? तीसरी बात सुनना, देखिए एक दो मटेरियल लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं हार्ड आयरन, एक लेते हैं सॉफ्ट आयरन। नाम किसकी वजह से पड़ा? क्योंकि वो हार्ड और सॉफ्ट थे। इनका नाम हार्ड एंड सॉफ्ट पढ़ा किसकी वजह से? क्योंकि उनका नेचर वैसा था, एक हार्ड था एक सॉफ्ट था। तो हमने कहा कि अगर मैं हार्ड आयरन को देखता हूं, किसको देखता हूं? मैंने ग्राफ बनाया हार्ड आयरन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा के, तो मेरे को ग्राफ नंबर ए मिला। क्या मिला? हार्ड आयरन के केस में मुझे क्या मिलता है? प्रैक्टिकल ग्राफ है, क्योंकि इसलिए इसको समझाने की जरूरत नहीं है, पर समझ भी जाओगे आप थोड़ी देर में। मुझे ग्राफ नंबर ए मिलता है इन केस ऑफ हार्ड आयरन, और जब मैं सॉफ्ट आयरन यूज करता हूं, यानी कि मृदु इस्पात या मृदु लोहे का यूज करता हूं, तो मुझे ग्राफ नंबर बी मिल जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा की हानि किसको मैग्नेटाइज करने में ज्यादा होती है, हार्ड आयरन को या सॉफ्ट आयरन को? हार्ड आयरन को। ऊर्जा की हानि किस में ज्यादा होती है? हार्ड आयरन को मैग्नेटाइज करने में ज्यादा होती ना, क्योंकि हार्ड इसलिए था कि उसके जो मॉलिक्यूल अरेंज थे वो बहुत टाइटली पैक्ड थे। जो ज्यादा टाइट पैक्ड होगा उसके ऊपर फोर्स भी उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, एनर्जी भी उतनी ज्यादा खर्च करना पड़ेगी। तो आपको ग्राफ ए दिखा रहा है कि यहां पर एनर्जी का लॉस ज्यादा हुआ क्योंकि मटेरियल जो था वो हार्ड मटेरियल था। और बी में पतला सा ग्राफ क्यों आया है, अब कम एरिया वाला ग्राफ क्यों आता है? क्योंकि यहां पर जो है बेंसो मत, यहां पर जो मटेरियल है वो सॉफ्ट मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? सॉफ्ट मटेरियल। क्या ये बात ठीक है? किसी को कोई समस्या इतने में? बोलो हाँ है ना। तीसरी बात सुनना, अगर मैंने ये वाला ग्राफ बनाया है और एक ये वाला ग्राफ बनाया है हार्ड मटेरियल के लिए, तो मैं लिख दूं यहां पर, बोलिए ये किसके लिए हो गया अपना? हार्ड आयरन के लिए, यानी कि इसको आप बोलते हैं कठोर लोहा। क्या बोलते हैं? नाम सुना हुआ है कि नहीं? और ये क्या हो गया? यानी कोमल कौन बोला रे? कोमल आपकी रिलेटिव है क्या? बोले यही फाइल में कोमल को भेजूंगी, देख सर तेरा नाम ले रहे थे। समझ गए बात? इतना क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा अच्छी मैग्नेट किसकी बनेगी, हार्ड की या सॉफ्ट की? हार्ड की बनेगी, हार्ड की बनेगी। भाई आपने मैग्नेटिज्म लगाया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाया, वो मैग्नेटाइज हुई ए पर जाकर, जीरो से लगाकर कहां तक पहुंची? जीरो से लगाकर कहां तक पहुंची? पहुंची, मैग्नेटाइज हुई। और जब आपने एच हटाया तो इसके अंदर कितना सा बचा? लेकिन जब हार्ड आयरन था तो कितना ज्यादा मैग्नेटिज्म बचा। तो ज्यादा अच्छी मैग्नेट किसके बनेगी? हार्ड की है। तो इससे अगर मैं पॉइंट याद रखना चाहूं तो परमानेंट मैग्नेट जो बनते हैं, कौन से वाले मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट, यानी कि स्थायी चुंबक जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं हार्ड आयरन के, कंपैरेटिवली सॉफ्ट आयरन। आप इसका नहीं बनाएंगे। इससे क्या बनते हैं? कोई स्टील बोल रहा बैठा बैठा, वो किसके बनते? बोले स्टील ले लो आप अपनी तरफ।
टेम्परेरी मैग्नेट। समझ जाओगे क्या? नहीं समझोगे? ठीक, अस्थायी चुंबक है वो। क्लियर है? अरे बोलिए, एनर्जी भी किस में वेस्ट होगी ज्यादा? इसमें। इसमें एनर्जी कम लगेगी। अब जहां पर आपको स्थायी चुंबकत्व की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वहां पर आप जो है क्या करते हैं, आप ऐसे काम करते क्यों हैं? मैंने क्या है, उसमें जो एक पॉइंट है ना वो बहुत शार्प है। नहीं तो मैं पीछे अभी गुड्डू भैया के पीछे शर्मिला देवी बैठी हैं, इधर हमारा ये ट्विंकल खन्ना बैठी हुई हैं, उनके पीछे कोता दीदी कोता दादा बैठे हुए हैं, इन सबको मैं ये ढक्कन उठा के मार सकता था, पर क्या है, फिर मेरा थ्रो ऐसा होता, और ऐसा होता, और अगर लग जाए कहीं आंख में तो लेने के मैं क्यों दूं? आप पढ़ने आए थे, मैं तो पढ़ा रहा था, मैं तो आपकी आंखें खोलना चाहता था, वहां में जाके ये तीखा तीखा लग जाए मैं क्या करूं? है ना ये? चलो छोड़ो, बाद में बताएं। क्लियर है? इतना सबको सब कुछ समझ में आ गया? जहां मुझे मैग्नेट की जरूरत नहीं होती है वहां मैं सॉफ्ट आयरन का यूज कर लेता हूं, और जहां मुझे मैग्नेट की जरूरत पड़ती है उसको, सोलंकी को भी, क्योंकि उसको जो नींद आती है उसको तो बहन दो चिमटी लाके ऐसे पकड़ा के बिठाना पड़ेगा तभी फिजिक्स में, नहीं तो वो ऐसे करके ही फिजिक्स पढ़ सकती है। सोलंकी साहब अब वो सेचुरेशन आ चुका है उनका, अगर उनको उससे भी ऊपर पुश करना है तो बस अब अपन को लाना पड़ेगी सेफ्टी पिन्स। सेफ्टी पिन नहीं लगाने का, छोटी मोटी नहीं लगाने का, यहां से यहां पकड़ के बिठा दो बस। अभी आपका एमपीईएसबी में जब आप पेपर देने जाएंगे आपका आई स्कैनर आई स्कैन करने लग गए, रेटिना स्कैनिंग होने लग गई है। तो दो बातें क्लियर रखना। कोई एक बच्चा मेरे को बोला था, उसको मैंने बढ़िया, अपन यूट्यूब पे 100 में पहुंच रहे हैं सब्सक्राइब में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।